दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति हाँफ रही है। इस हाँफती हुई राजनीति को सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए। एक ऐसी सत्ता जिसके लिए जरूरी नहीं है कि इस देश की गवर्नेंस काम कर रही हो। कोई जरूरी नहीं है कि विपक्ष के तौर पर इस देश के राजनीतिक दल कोई ऐसा विजन देने को तैयार हो जिसके जरिए अल्टरनेटिव यानी विकल्प की सोच जनता के भीतर भी खड़ी हो जाए। दरअसल यह राजनीति सत्ता की राजनीति है जिसमें एक नैरेटिव की जरूरत होती है। उस नैरेटिव का मतलब बहुत साफ है, सामने वाले को हरा देना या खुद जीत रहे हैं इस नैरेटिव को खड़ा कर देना। और ध्यान दीजिए, भारत की राजनीति में तमाम संस्थानों का सत्तानुकूल होना और वहां से बात निकलते निकलते इस देश के संवैधानिक संस्थानों को भी अपने दायरे में ले लेती है और यह धीरे धीरे मीडिया तक पहुंच जाता है। मीडिया के भीतर के हर शब्द, हर बोल पता नहीं क्यों सत्तानुकूल हर किसी को लगने लगते हैं और सत्ता से सवाल पूछने की ताकत धीरे धीरे गायब हो जाती है। लेकिन अब तो सवाल चुनाव का है, चुनाव में भी वोटिंग के बाद का है और वोटिंग को लेकर एग्जिट पोल। इससे पहले इस देश में कभी ऐसी परिस्थिति बनी नहीं कि एग्जिट पोल करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं और जिन जिन न्यूज चैनलों पर वह दिखाई देती है उनके बीच इतनी मोटी लकीर दिखाई देने लगे कि कोई इस तरफ खड़ा है, कोई उस तरफ खड़ा है। यह इस तरफ और उस तरफ के बीच कौन खड़ा है कोई नहीं जानता है। यानी दृष्टि सम है, समदृष्टि के आश्रय इस देश में एग्जिट पोल होना चाहिए या हो रहा है, यह सवाल पहली बार खड़ा हो चला है। और उसकी एक वजह भी है। वजह इसलिए है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर जो एग्जिट पोल कल सामने आया उसने बहुत साफ तौर पर बतला दिया कि हर एग्जिट पोल करने वाला दूसरे एग्जिट पोल करने वाले के साथ खड़ा नहीं है। और यकीनी तौर पर अगर आप इस देश के 10 एग्जिट पोल जिन्होंने अलग अलग न्यूज चैनल और अखबारों के जरिए अपनी बातों को रखा, अगर उसमें आप लकीर खींचिएगा तो हो सकता है आपको नजर यह आए एक तरफ 5, दूसरी तरफ 5, एक तरफ 4, दूसरी तरफ 6। ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है जो इससे पहले आती नहीं थी। ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल करने वाले गलत नहीं होते हैं। याद कीजिए हरियाणा का चुनाव, याद कीजिए बिहार का चुनाव, याद कीजिए बंगाल का चुनाव। उस वक्त भी एग्जिट पोल करने वाले गलत साबित हुए। लेकिन यह सवाल पहली बार है कि इस देश के भीतर एग्जिट पोल के जरिए कोई नैरेटिव सेट तो नहीं किया जा रहा है। और उस नैरेटिव सेट करने का मतलब यह है कि चुनाव परिणाम जो निकल कर आए उसको लेकर कोई भी झटका महसूस ना करे, यह ना सोचे कि दरअसल वह तो जीत रहा था, वो हार गया, या फिर जो जीत रहा है वह यह ना सोचने लगे कि वो हार कैसे गया। इन दो सवालों के बीच जनता का भी सवाल होता है। जनता भी उस नैरेटिव सेट करने की परिस्थिति में अपने आप को ले ही जाती है, क्योंकि भारत की राजनीति सिर्फ सत्ता देखती है। यहां के चुनाव विपक्ष को चुनने के लिए नहीं होते हैं कि वह एक बेहतरीन विपक्ष चुन लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सत्ता के लिए ही चुनाव लड़े जाते हैं। तो सत्ता में कौन आ रहा है उसके लिए तर्क गढ़ने वालों की कमी नहीं होती है, और जो हार गया उसके लिए तर्क गढ़ते हुए उसे खारिज करने की स्थितियां भी खूब रहती है। इसीलिए किसी भी राज्य में किसी भी नेता को लेकर अगर आप फैसला सुना देते हैं कि यह जीत गया, तो फिर यकीन जानिए कल तक जो कह रहे थे यह हार जाएगा और इस वजह से हार जाएगा, उसके बाद वो परिभाषा देंगे इस वजह से इसको जीतना चाहिए और ये जीत गया। देखिए हम कहते थे ये जीतेगा तो जीत गया। नैरेटिव सेट करने का फायदा किसे मिलता है? क्या वाकई कोई ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर है जो वोटिंग के बाद भी नैरेटिव सेट कर राजनीतिक लाभ ले सकती है? मुश्किल सवाल है। सवाल मुश्किल इसलिए है क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ जनगणना जो होती है, वोटों की गिनती जो होती है वही तो होगी। तो इसमें क्या गड़बड़ी और कौन सी गड़बड़ी? लेकिन बावजूद इसके जब मध्य प्रदेश और राजस्थान से आप गुजरिएगा तो आपके सामने आज दर्जनों मुद्दे हम रखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दो चीज समझ लीजिए। तकरीबन 20 से 30 सीट के बीच में ऐसी सीटें हैं जो 2013 में,
2018 में तकरीबन 2,500 वोट अगर इधर से उधर हो जाते तो दूसरा जीत जाता, यानी मार्जिन जो था वो 5,000 से ज्यादा नहीं था। और ऐसे सीटों की तादाद अगर 30 है, दोनों राज्यों में 30-30 है, तो सोचिए क्या होगा। और यही 20-30 सीटों का खेल होता है क्या? या फिर जनता जब वोट देती है और वो मानकर चलती है कि उसने वोट दे दिया, राजनीति तो गड़बड़ी कर सकती है, लेकिन मीडिया कैसे गड़बड़ी करेगा? जो एग्जिट पोल कर रहे हैं वो कैसे गड़बड़ी करेंगे? तो आइए आज एक एक परिस्थिति को समझ लें, इन पन्नों को खोलें। उससे पहले दो बातें बहुत साफ हो जानी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल मध्य प्रदेश को लेकर है। मध्य प्रदेश को लेकर जब एग्जिट पोल सामने आया तो उसके बाद कांग्रेस के नेता जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने उसमें कहा कि देश विजन से चलता है, देश टेलीविजन से नहीं चलता है। और उसके ठीक समानांतर वहां के मुख्यमंत्री जो मौजूदा रोल में शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने पूरी योजनाओं की फेहरिस्त बताई और कहा कि देखिए इसीलिए हम जीत रहे हैं, हम इन योजनाओं को लेकर सामने आए हैं। तो हमें लगता है आज बात की शुरुआत उन्हीं योजनाओं के जरिए करनी चाहिए कि वहां के मुख्यमंत्री को भी लगने लगा इन योजनाओं की वजह से वह चुनाव जीत रहे हैं। और उसमें जिन जिन योजनाओं का जिक्र किया, खास तौर से केंद्र की योजनाएं, वह योजनाएं कर्नाटक में काम नहीं करती है, वह योजनाएं हिमाचल में काम नहीं करती हैं, वह योजनाएं बंगाल में काम नहीं करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में करेगी काम। नैरेटिव सेट धीरे धीरे होता है। तो पहले आज शिवराज सिंह चौहान को सुनिए। की योजनाएं भी, चाहे वो पीएम गरीब कल्याण योजना हो या पीएम किसान सम्मान निधि हो, पीएम आवास योजना हो या फिर मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाएं, चाहे वो लाडली बहना हो जिसने बहनों की जिंदगी बदल दी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का महिला सशक्तिकरण का एक लंबा सफर है जिसने बहनों के हृदय में एक अलग स्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाया। और चाहे हमने पीएम किसान सम्मान निधि में सीएम किसान सम्मान निधि या कल्याण योजना की राशि जोड़ी हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो या अन्य बहुत सी योजनाएं, ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। अब शिवराज सिंह चौहान को लगता है कि जो तमाम योजनाएं थी, इसी वजह से उन्हें जीत एग्जिट पोल ने दिला दी है और उन्हें जीत मिलने वाली है। दूसरी तरफ कमलनाथ ने जो कल ट्वीट किया, उसमें कहा, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि देश विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं। बहुत से एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दी है, जबकि कुछ एग्जिट पोल अन्य तरह की बात कर रहे हैं। आपको इन सब से अपना ध्यान भटकने नहीं देना है। अर्जुन की तरह आपको निगाहें सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखनी है। आपको अपना पूरा ध्यान मतगणना के दिन पर लगाना है और यह सुनिश्चित करना है कि कांग्रेस को मिला एक एक वोट, इस दौर में जो भी वोट मिल रहा है वो सही तरीके से गिना जाए और प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बने। इस बात का जिक्र कमलनाथ कर रहे हैं। मतगणना पर ध्यान रखिए, यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कमलनाथ को? तो क्या नैरेटिव सेट करने के बाद स्थितियां मतगणना के दौरान बिगाड़ी जाती है क्या? यह सवाल कोई भी कमलनाथ से पूछ सकता है, कांग्रेस से पूछ सकता है, क्या ऐसी स्थिति आने वाली है? लेकिन सवाल तो एग्जिट पोल का है। एग्जिट पोल याद कीजिए, हरियाणा 2019 का चुनाव, उसमें सी वोटर ने सिर्फ 8 सीट दी थी कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस को आई 31 सीट और बीजेपी को दी थी 72 सीट, उसे आई 40 सीट। लेकिन अब जब हम जिक्र जिन दो खास तौर से ऑर्गेनाइजेशन का कर रहे हैं, उसमें एक चाणक्य है जो न्यूज 24 के साथ था और दूसरा एक्सिस है जो आज तक इंडिया टुडे के साथ है। 2020 बिहार के दौर में चले जाइएगा तो उस दौर में महागठबंधन को चाणक्य ने 180 सीट दी, एक्सिस ने 152 सीट दी और सीटें कितनी आई? 110। सरकार किसकी बनी? बीजेपी की।
जो कि साथ में नीतीश कुमार को लिए हुए थी। महागठबंधन को सत्ता नहीं मिली, गलत हो गया। 2021 पश्चिम बंगाल के भीतर जो 180 सीट टीएमसी को दी जा रही थी चाणक्य के जरिए, एक्सिस 143 सीट दे रहा था। सीटें कितनी आई? 215। बीजेपी को सीट दे रहा था चाणक्य 108, एक्सिस दे रहा था 147। सीटें कितनी आई? 77 बीजेपी को। दोनों गलत साबित हुए। सवाल यहां गलत और सही का भी नहीं है, सवाल तो उसके आगे उस नैरेटिव का है जो भारत की राजनीति को प्रभावित करती है। और नैरेटिव बनाकर जीतना और मतगणना का सवाल जो कमलनाथ उठा रहे हैं कि उस पर ध्यान रखिए, तो क्या यह सब कुछ जनता के लिए नैरेटिव बनाया जाता है और इस दौर में कोई झटका किसी को ना लगे इसलिए बनाया जाता है? कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन इस एग्जिट पोल के भीतर फिर घुसने की कोशिश कीजिए और ध्यान दीजिए, राजस्थान को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। उन 4 हिस्सों में जब आप बांटेंगे तो उसमें मारवाड़, हड़ौती, शेखावटी और मेवाड़ का इलाका है। अब आप सोचिए कि जो 10 एग्जिट पोल निकल कर आए, इन 4 प्रदेशों में से किसी 3 में बीजेपी आगे थी, किसी 3 में या उसी 3 में कांग्रेस आगे थी। यह एग्जिट पोल का कमाल है। हम उसके हिस्सों में चले गए और जो 2 खासतौर से जिनके जिक्र हो रहा है कि इन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान के भीतर जो दिया है वो चीजें शायद पलट सकती हैं, जो कहा जा रहा है उसके भीतर अगर आइएगा तो यहां पर भी आपको हड़ौती और शेखावटी और मेवाड़, इन 3 जगहों पर भिन्नता नजर आएगी आपको उन लोगों के भीतर, उस ऑर्गेनाइजेशन के भीतर और उसके द्वारा किए गए एग्जिट पोल के जरिए यहां पर भी वो वैरी कर रहे हैं। तो एक सवाल और होता है, आप यह भी जानना चाहेंगे, राजस्थान में 3 जो है खुले तौर पर कांग्रेस के पक्ष में है, 7 बीजेपी के पक्ष में एग्जिट पोल करने वाले। मध्य प्रदेश में 5 बीजेपी के पक्ष में है, 5 कांग्रेस के पक्ष में है। यह फिर एक ऐसी परिस्थिति में यह चीजें छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में नहीं है, यह सिर्फ इन 2 राज्यों के भीतर है। यह नैरेटिव और यह चुनावी जीत भारत की राजनीति को कैसे प्रभावित कर सकती है, राजस्थान और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इस पर हम आए उससे पहले हमें लगता है मध्य प्रदेश को लेकर जो लकीर खींची गई एग्जिट पोल के जरिए उसे भी समझना चाहिए। एग्जिट पोल के भीतर हम 2 हिस्सों में बांटते हैं चीजों को, जिससे आप और साफ हो पाएंगे। मध्य प्रदेश के भीतर जो अलग अलग डिवीजन में मत जाइए, रीजन वाइज आप रहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें बघेलखंड, भोपाल, बुंदेलखंड, ग्रीड, महाकौशल, मालवा, नर्मदापुर और निवार का इलाका आता है। इन जगहों पर जो खास तौर से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जहां जहां कांग्रेस आगे थी पिछले चुनाव में, जैसे ग्रीड का इलाका था, जैसे महाकौशल का इलाका था, जैसे मालवा का इलाका था, तो वहां पर 50 में से 26 कांग्रेस को मिली थी, 24 बीजेपी को मिली थी। और जो निमाड़ का इलाका था जिसमें 16 में से 10 सीट कांग्रेस को मिली थी। इन 4 जगहों पर पिछली बार जहां कांग्रेस आगे थी, हमने पिछली बार की जब वो निकाली एग्जिट पोल की परिस्थिति तो देखा इन जगहों पर एग्जिट पोल में 10 एग्जिट पोल को वहां के हिस्से में भी लिया, 9:1 का रेशियो था। सिर्फ एक एग्जिट पोल कांग्रेस को इन जगहों पर कम सीट दे रहा था, लेकिन बाकी 9 कांग्रेस के पक्ष में थे। इसके अलावे बघेलखंड, भोपाल का इलाका, बुंदेलखंड का इलाका और नर्मदापुरम का इलाका, इन इलाकों में बीजेपी जीत रही थी। यहां पर भी 9:1 का रेशियो था, जो कि पिछली बार था। यहां बीजेपी जीत रही है, 9 कह रहे थे, 1 कह रहा था कांग्रेस। रेशियो बड़ा क्लियर है, 9:1। अब यहां पर हमको लगता है और पहले ले जाते हैं 2013 में। आपको 2013 में भी जिन 4 जगहों पर कांग्रेस जीत रही थी, उस पीरियड में अगर आइएगा तो वहां पर 8:2 का रेशियो था। और 8:2 का रेशियो बीजेपी जहां जीत रही थी वहां पर भी 8:2 का रेशियो था। आप कहेंगे एग्जिट पोल पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन 2023 आते आते ऐसा क्या हो गया कि जिन 4 जगहों पर कांग्रेस जीत रही है वह भी अलग अलग खंड में विभाजित है। अलग अलग खंड का मतलब यह है, जो हमने खास तौर से नाम लिया, चाहे उसमें आप चाणक्य को लीजिए, एक्सिस को लीजिए और जो सी वोटर है उसको लीजिए, इन तीनों को लीजिए तो तीनों वैरी कर रहे हैं इन इलाकों को लेकर। और इन 8 इलाकों को अगर एक दायरे में लाइएगा तो आपको जानकर हैरत होगी कि कोई 6 पर किसी को आगे दे रहा है, कोई
4 पर दूसरे को आगे दे रहा है। दूसरी परिस्थिति थी कोई 7 में आगे दे रहा है, और दूसरी तरफ जो 7 में आगे दे रहा है उसमें दूसरा ग्रुप कह रहा है ये सिर्फ 3 में आगे रहेंगे। यह इलाकों की परिस्थिति है जो खुले तौर पर नजर आती है। क्या यह साइंटिफिक तरीके से इन जगहों की खोज हुई या नहीं हुई, इन जगहों पर जो वोटिंग पैटर्न था उसको पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए, या इस बार वोटर ज्यादा इंटेलिजेंट था। लेकिन सवाल है जब साइंस होती है कोई चीज तो वोटर का इंटेलिजेंसिया भी वो पकड़ लेता है, इस बात का खुले तौर पर ऐलान होता है। यहां पर एक बात और महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश और राजस्थान को यह कौन सा नैरेटिव है। दरअसल यह नैरेटिव 2024 को लेकर है। यह नैरेटिव बीजेपी की अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला के मद्देनजर है। यह नैरेटिव कांग्रेस को राजनीतिक जमीन दिलाने की दिशा में कौन सा नैरेटिव है। इस नैरेटिव को भी पढ़ते और पकड़ते समय पुरानी कुछ बातें निकल कर आई। ये बातें क्यों निकली, यहां पर हमको लगता है पहले इशू को ले आइए। इश्यूज पर अगर ध्यान दीजिएगा तो महिलाएं, जिसका जिक्र कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान, लाडली बहना का जिक्र कर रहे थे, उन्हीं महिलाओं को लेकर जो कम हुआ 500 रुपए का सिलेंडर मिलने लगा, वो राजस्थान में महिला पहुंच गई गहलोत के पक्ष में यानी कांग्रेस के पक्ष में, और जब लाडली बहना होती है तो वह पहुंच गई बीजेपी के पक्ष में। यानी जिन जिन राज्यों में जहां जहां महिलाओं को जो दिया स्टेट ने, सत्ता ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने मैनिफेस्टो के जरिए या खुला ऐलान पहले कर दिया था, वहां वहां वो महिला मूव कर गई। यह नैरेटिव पहला सेट हो गया इन दो राज्यों के मद्देनजर जो एग्जिट पोल बतलाते हैं। एक सवाल और यहां पर कोई भी पूछ सकता है, तो क्या चुनाव के ठीक पहले जो ऐलान होता है उसी के जरिए वोट मिलता है, तो बाकी 4.5 साल काम करने की क्या जरूरत है। अगर एग्जिट पोल की भूमिका को माने और इस दिशा में माने जो पूरा नैरेटिव निकल कर आया, तो यह सवाल होता है। दूसरा सवाल, जो लंबे वक्त तक आंदोलन हो रहा था, आंदोलन किस पे हो रहा था, पुरानी पेंशन को लेकर हो रहा था, लोग इस दौर में भूल गए। सरकारी कर्मचारियों के भीतर आक्रोश था जो आंदोलनरत थे, मध्य प्रदेश का हम जिक्र आपसे करें, क्या वो भूल गए। किसानों के भीतर जो सवाल था वो राजस्थान में भी था, मध्य प्रदेश में भी था। प्रधानमंत्री मोदी के 3 कानूनों के मद्देनजर क्या इस दौर में किसान भूल गए। जो युवा के भीतर जो सवाल था राजस्थान में पेपर लीक को लेकर और उनके भीतर जो आक्रोश गहलोत को लेकर था, क्या वो भूल गए। अगर इन एग्जिट पोल के जरिए देखें तो भूल गए, और दूसरी तरफ इसको राजस्थान ले जाए तो वहां भी भूल गए, वहां वो बीजेपी के हक में चले गए। ये कमाल की स्थिति, और यहां कांग्रेस के हक में आ गए। यानी युवा जिस चीज का विरोध कर रहा था उसी के साथ आकर चुनाव के वक्त में 2 अलग अलग राज्यों में 2 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के साथ आकर वो खड़ा हो गया। क्या यह सही लगता है आपको। लगे ना लगे, लेकिन एक नैरेटिव सेट हो रहा है। तो यहां पर यह सवाल होता है इन नैरेटिव्स के मतलब किसे चाहिए, कौन ऐसा करता है, और क्या ऐसा तो नहीं है कि इस बार डाटा भी आपस में साझा किया गया, ऐसी स्थिति थी। सबने एक साथ एक पहले नहीं रखा, किसी एक ने पहले मध्य प्रदेश का रखा, दूसरे ने इंतजार किया और उसके आधे घंटे के बाद वो निकल कर आया, तीसरे ने भी इंतजार किया, वो उसके बाद निकल कर आया, तीनों एक साथ निकल कर नहीं आए। क्या ये परिस्थिति ऐसी है जो कहीं पीछे से किसी दूसरे के हाथ में डोर तो नहीं है, यह सवाल जहन में किसी के उठता है क्या। उठे या ना उठे, लेकिन कुछ नेताओं के जहन में यह उठने लगा है और वो ये सवाल करने लगे हैं ये कैसे संभव है। इश्यूज को लेकर, इलाकों को लेकर, वोटिंग पैटर्न को लेकर, इन तीनों चीजों में अलग अलग नजरिया हर एग्जिट पोल वाले का होगा, तो साइंटिफिक तरीके से कोई एक ही होगा, बाकी 2 तो गलत होंगे। लेकिन इन तीनों की जो पोजीशन है वह पोजीशन बताती है कि इनके अनुकूल अगर कोई एक जीत गया तो तीनों सही हो गए। इलाके मैटर नहीं कर रहे हैं, इसने ओवरऑल दिखला दिया और ओवरऑल बतला दिया। जहां पे बीजेपी कल तक हावी लग रही थी वहां कांग्रेस हावी हो गई, जहां कांग्रेस हावी थी वहां बीजेपी हावी हो गई, ओवरऑल में दिखा दिया हमने। तो क्या यह नैरेटिव ऐसा सेट किया जाता और इसका लाभ सबको पता है कि विधानसभा चुनाव खत्म होते ही लोकसभा चुनाव की दिशा में हर किसी को बढ़ जाना है, तो क्या उस दिशा में ये चीजें जा रही है। यह सवाल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हमें लग रहा है क्योंकि ध्यान दीजिए, हमने जब जोड़ा लोकसभा की परिस्थितियों के साथ, तो बीजेपी की सही मायने में शुरुआत जो होती है लोकसभा चुनाव में, अगर आप उसको उतार दें तो वो 150 सीट तो लेकर आएगी ही।
150 के बाद वो 200 तक कैसे पहुंचेगी और 272 तक कैसे पहुंचेगी, यह पूरा विपक्ष की उस राजनीति और उस गठबंधन पर टिका है जो इनको प्रभावित कर सकती होगी। ये 150 से शुरू होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस लगभग 35 और 40 सीट से शुरू होती है, जिसे 150 तक पहुंचना या 200 तक पहुंचना या 272 पहुंचना ये वो समझे। लेकिन नैरेटिव जब सेट होता है तो उसमें ध्यान दीजिए, गुजरात और उत्तर प्रदेश में आप बीजेपी को डिगा नहीं सकते हैं। मध्य प्रदेश का फैसला होना है, क्योंकि उस मध्य प्रदेश में 99% सीट लोकसभा की बीजेपी जीत गई और वह एक तीसरी प्रयोगशाला के तौर पर गुजरात, यूपी और फिर एमपी बन रहा है। उसका फैसला इस विधानसभा चुनाव पर आकर टिक गया है। और यहां पर अगर नैरेटिव बन गया और चुनाव बीजेपी जीत गई तो यह नैरेटिव लोकसभा चुनाव तक भी कोई डिगा नहीं पाएगा। कांग्रेस की ऐसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस महज छत्तीसगढ़ के भीतर अपनी मौजूदगी दिलाती है। नैरेटिव वो बनाएगी तो राजस्थान से दूसरा राज्य होगा जहां पर नैरेटिव बनेगी। अन्य राज्यों में आप देखिएगा तो केरल में उसकी मौजूदगी है। तमिलनाडु में अपने बूते नहीं है, वो डीएमके के बलबूते है जहां पर 8 सीट जीतती है। पंजाब के भीतर इस दौर में आम आदमी पार्टी घुस चुकी है जहां पर वो 8 सीट जीतती है, यानी तीसरे चौथे नंबर पर ये 2 राज्य आते हैं। इसके अलावे जिक्र आप कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही राज्य बचता है इनके पास इस दौर में, छत्तीसगढ़, जहां दूसरी बार यह चुनाव जीत रहे हैं। अन्यथा कांग्रेस देश भर में मौजूद जरूर है, लेकिन कोई ऐसा राज्य नहीं है जो उसकी अपनी राज्य की प्रयोगशाला के तौर पर हो, जो आइडिया ऑफ इंडिया की तर्ज पर डेवलप किया जा रहा हो। ऐसा कोई राज्य नहीं है कांग्रेस के पास। बीजेपी ने अपने तौर पर खड़ा किया है, लेकिन इसका एक दूसरा सच भी है, दक्षिण का दरवाजा बीजेपी के लिए बंद हो गया। नॉर्थ ईस्ट के भीतर जाइएगा तो वहां उसके पास 6 में से 5 सीट, यानी त्रिपुरा की 2 सीट, अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट और मणिपुर की 1 सीट। बाकी नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में लोकसभा की सीट नहीं है। इन 3 राज्यों में 2-2 सीट है, यहां पर वो 5 सीट कब्जा कर चुकी है। इसके अलावे आइएगा तो पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, झारखंड, पंजाब, बीजेपी को यहां पर लड़ना है और एक नया नैरेटिव सेट करना है। तो इन जगहों के नैरेटिव सेट करने के बदले कांग्रेस शासित या कांग्रेस प्रभावी राज्य में अगर वो नैरेटिव सेट कर लेती है तो ये इसके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन एक सवाल जो उठाया गया और जो कहा गया, हमें लगता है यहां इसलिए दोहराने की जरूरत है, इस बात का जिक्र क्यों किया गया कमलनाथ के जरिए कि आपको अपना पूरा ध्यान मतगणना के दिन पर लगाना है और यह सुनिश्चित करना है कि कांग्रेस को मिला एक एक वोट सही सही से गिना जाए और प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बने। यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी? चुनाव आयोग को लेकर कोई सवाल है क्या? इन तमाम परिस्थितियों के भीतर 3 सबसे बड़े सवाल इस दौर में जो 2023 के चुनाव में उठ रहे हैं। पहला सवाल, इन 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम जो होंगे वह 2024 को प्रभावित करने वाले हैं। इससे कोई आंख मिचौली नहीं कर सकता है। इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम क्या वाकई मतगणना के दिन और वोटिंग के बाद की परिस्थितियों के बीच राजनीतिक दलों की सांसों को इसलिए बढ़ा रहे हैं कि एग्जिट पोल ऐसा आया है, या एग्जिट पोल ने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि आप चाहे कहते रहें अंडर करंट है, आप चाहे कहते रहें कि मध्य प्रदेश में हम ही जीतेंगे, आप चाहे कहते रहें योजनाएं हमारे अनुकूल होगी, कुछ भी आप कहते रहें, लेकिन एग्जिट पोल ने एक लकीर खींच दी बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से, जहां पर आप किसी भी दिशा में कल जा सकते हैं। जीत रहे हैं तो हार जाएंगे, लेकिन शोक आपको नहीं मनाना है। हार रहे हैं, जीत जाएंगे, खुशी आपको नहीं होनी चाहिए। एक गजब की स्थिति में ये चीजें आकर खड़ी हो गई। और ध्यान दीजिए, जो तीसरी परिस्थिति मीडिया से आकर जुड़ी हुई है, यह बेचैन करने वाली इसलिए है कि मीडिया के भीतर, और वह भी देश के सबसे बड़े ग्रुप में से, आपस की बातचीत को कोई लीक करता है क्या? यह कहते हुए कि हमें आपके आंकड़ों पर, जो उसी संगठन के लिए आंकड़े कर रहा है, जो इंडिया टुडे ग्रुप या आज तक का ग्रुप एक्सिस जो है, वो अपने ही चीज को लीक करता है क्या? इस मैसेज को कन्वे करने के लिए कि भरोसा हमें भी नहीं हो रहा है, आप कैसे कर, वो भी कह रहा है कि देखिए हम यहां पर हैं और हमको भी लग रहा है। ये तमाम परिस्थितियां क्या बतलाती है? तीसरा सवाल इसी से जुड़ा, ये तमाम परिस्थितियां बतलाती है कि इस दौर में या तो आप इस पार खड़े हैं या उस पार खड़े हैं। इन दोनों परिस्थितियों के बीच में खड़े होने की स्थिति इस दौर में तमाम संस्थानों के साथ साथ मीडिया से होते हुए क्या एग्जिट पोल पर भी आकर खड़ी हो चली है? यह दूसरा सवाल था।
तीसरा सवाल, भारत में लोकतंत्र को जीने की परिस्थितियां चुनाव के साथ ही जी जाती है, तो क्या इस देश के भीतर में राजनीतिक दल इसलिए हांफने लगे हैं क्योंकि जनता की नजर में सभी एक सरीखे हो गए हैं और इस दौर में चुनावी जीत हार राजनीतिक दलों के लिए सत्ता प्राप्त करने के साथ साथ अपनी ताकत का इजहार विशेषाधिकार लेकर करने की स्थिति में लाने की होड़ मची हुई है। जनता इस बात से कटी हुई है। तेलंगाना में वोटिंग परसेंट कम हो जाता है और वहां पर छत्रप की सत्ता खतरे में है एग्जिट पोल के मुताबिक, और वहां पर कांग्रेस दोबारा आ रही है। इन सब परिस्थितियों में जहां पर बढ़ता है परसेंटेज ऑफ वोट, वहां पर सत्ता और ज्यादा मजबूती से आ जाएगी, जहां पर घटता है वहां पर भी सत्ता जीत जाएगी। यह कौन सी परिस्थिति है? विज्ञान क्या कहता है? शायद एग्जिट पोल वालों को इसके बाद एक खुली किताब की तरह खुद को रखना होगा। मीडिया की साख के साथ साथ लोकतंत्र के थर्मामीटर के तौर पर मौजूद अगर एग्जिट पोल की भी यह स्थिति हो चली है, तो इसका मतलब कहीं यह तो नहीं कि पीछे धागे बंधे हुए उंगलियां किसी और की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।